आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसके अंदर एक सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मीनिंग कर लेते हैं आज। अरेंजिंग द डेटा इन ग्रुप्स एंड sequences as per their common features and separating them into different but रिलेटेड पार्ट्स। अब इसको समझो। क्लासिफिकेशन का मतलब है जो हमारे पास डेटा है, डेटा कौन सा? रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब इकट्ठा बस लाइन से लिखते चले गए, मतलब इंक्वायरी करते गए, जो इन्वेस्टिगेटर लिखते चला गया, लिखता चला गया, तो वो डेटा है रॉ डेटा, उसका कोई यूज नहीं है। उस डेटा को हम अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? ग्रुप्स में, सीक्वेंस में, अलग इस तरह से हम ऐसे ग्रुप्स बना के उसको अरेंज कर लेते हैं एज पर देयर कॉमन फीचर्स। ध्यान रखना, जब हम अरेंज करते हैं यानी कि जो डेटा अगर हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो वो सारा का सारा सेम फीचर्स वाला होता है। जैसे कि अगर हमने स्कूल में बच्चों का वेट अगर देखा है कि सब बच्चों का हमें वेट चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर क्लास वाइज या बच्चों का नाम लिखा होगा तो यहाँ पर उनका वेट ही लिखा होगा ना। तो ये सारा का सारा एक ही डेटा होगा, वेट वाला, है ना। होगा ऐसा नहीं होगा किसी की वेट, किसी का हाइट, ऐसा नहीं होगा। एक ही फीचर होगा कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग। एंड सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। और क्लासिफिकेशन का मतलब कॉमन फीचर के हिसाब से डेटा अरेंज करना, उनको सेपरेट भी करना, लेकिन फिर भी रिलेटेड पार्ट्स होने चाहिए। जैसे है तो वेट ही, अब इधर ये बॉयज का वेट, इधर गर्ल्स का वेट लिख दिया हमने यहाँ पर। तो देखो ये जस्टिफाई हो गई कि कॉमन फीचर है, वेट कॉमन फीचर है। सेपरेट, इनको हमने सेपरेट भी कर लिया इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेपरेट भी कर लिया, लेकिन फिर भी रिलेटेड है क्योंकि इसका भी वेट है, इसका भी वेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन आपकी जस्टिफाई हो जाती है कि क्लासिफिकेशन का मतलब है डेटा को अरेंज करना, ग्रुप्स में अरेंज करना, सीक्वेंस में अरेंज करना, और इस तरह से अरेंज करना कि कॉमन फीचर हो सबका, एक ही फीचर वो शो करे क्लासिफिकेशन, और वो सेपरेट भी हो तो भी रिलेटेड हो। यानी कि यहाँ पे सेपरेट है ना बॉयज और गर्ल्स, फिर भी रिलेटेड है क्योंकि सबका वेट है। तो ये है क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। उसके बाद आ जाता है कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट डेटा इन ए सिंपल फॉर्म। कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो डेटा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है बहुत सिंपल फॉर्म में, ताकि उसे पढ़ना इजी हो, उसको कंपेयर करना इजी। मतलब हम डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसको एक बड़े, ये बिल्कुल ऐसे लगा लो कि जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ को हमने लाइन बनवा दी कि जैसे चलो मेल की लाइन बना दो, एक फीमेल की लाइन बना दो, एक किड्स की लाइन बना दो। तो देखो एक भीड़ होना और इस तरह से अरेंजमेंट होना, है ना, तो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ताकि उनको काउंट करना हो या कंपेयर करना हो, वॉट जो भी हमें करना है वो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला काम क्या है क्लासिफिकेशन का, कि प्रेजेंट डेटा इन सिंपल फॉर्म, कि डेटा को सिंपल फॉर्म में लेकर आना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कि उस डेटा में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, इन सबको लोकेट करना, वो सब हम क्लासिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि सिमिलर, यानी कि एक लाइन हमने बना दी जो सिमिलर फीचर्स हैं, एक और लाइन बना दी जिनके अलग फीचर्स हैं, तीसरी लाइन बना दी एक और अलग फीचर्स है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, अगर मेल है तो एक लाइन बन गई, वो सिमिलर हो गया ना, फिर वुमेन की एक अलग बन गई, किड्स की एक अलग बन गई। तो इस तरह से हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमने डेटा को क्लासिफाई कर दिया। अगर हमने डेटा क्लासिफाई, सोचो ऐसा नहीं किया होता, वो एक भीड़ की भीड़ होती, तो उसमें आप कैसे सिमिलैरिटीज, सिमिलर डिससिमिलैरिटीज को ढूंढ सकते थे? आपको कैसे पता चलता कि इसमें कितने मेल, कितने फीमेल, कितने किड्स हैं?
है ना। तो क्लासिफिकेशन के जरिए ही हम इसकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है कंपैरिजन। क्लासिफिकेशन के बाद ही आप कंपैरिजन पॉसिबल है, नहीं तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। वही फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं कि एक रॉ डेटा को इकट्ठा सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां कैसे कंपेयर करोगे। हाँ, अगर हमने उसको क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, तो बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो, है ना। जैसे मान लिया एक क्लास का हमने रिजल्ट लिख लिया, ये बच्चों का रिजल्ट है, दूसरी क्लास का रिजल्ट यहां लिख लिया, तो आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस क्लास में ज्यादा स्टूडियस बच्चे हैं, किसमें कम है। तो कंपैरिजन भी तभी पॉसिबल होगा जब आप डेटा को क्लासिफाई करोगे। इकट्ठा ऐसे रॉ डेटा को क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं है। फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये हम शुरू से ही जानते हैं, जब हमने स्टैट्स का फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें था कि हमारा जो डेटा होता है स्टैट्स के अंदर, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड होता है। मतलब किसकी वजह से किस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेटा ऐसा होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इधर है मान लिया प्राइस और इधर है डिमांड। तो जैसे प्राइस है 2 3 4 5 6, डिमांड है 50 40 30 25 20। अब देखो, ये कॉज एंड इफेक्ट आपको तभी समझ में आएगी जब हमने डेटा को क्लासिफाई किया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे हमारी डिमांड कम हो रही है ना। यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड पे इफेक्ट होता है। कॉज है प्राइस, इफेक्ट है डिमांड पे, है ना, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये हमें कब समझ में आएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जब आप क्लासिफाई करोगे। क्लासिफिकेशन से देखो आराम से समझ में आ रहा है कि प्राइस 2 से 6 बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारी डिमांड कम हो रही है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमें क्लासिफाई करना जरूरी है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे क्लासिफिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटीज इन ए गुड क्लासिफिकेशन। पहला है अनएम्बिगस। अनएम्बिगस का मतलब है कि फेक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला डेटा नहीं होना चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अनएम्बिगस हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो वो शो करना चाह रहा है उससे वही शो हो, कुछ मिक्सअप, कुछ मेस ना हो, अनएम्बिगस। सेकेंड, इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऐसी हो कि कल को अगर मुझे उसमें टाइम के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना पड़े, ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमने एक बार क्लासिफिकेशन कर दी उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो उसमें चेंजेस करने के लिए स्पेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर होमोजीनियस। होमोजेनियस होना चाहिए, यानी कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो डेटा दिखाया जा रहा है वो होमोजेनियस हो, यानी कि एक ही जाति का डेटा एक ही जगह पर होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक ही फीचर्स, क्योंकि क्लासिफिकेशन होते ही तब है जब एक ही फीचर का डेटा एक जगह पर होता है। ठीक है, तो होमोजेनियस डेटा होना चाहिए क्लासिफिकेशन में। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी किसके अकॉर्डिंग? एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर। हमारी जो भी इन्वेस्टिगेटर है, हमारा जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्यों क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जो उसके ऑब्जेक्टिव को सूट करे, है ना। तो ये एक अच्छे क्लासिफिकेशन के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 4 पार्ट कर लेते हैं। एक है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है
क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव में फर्दर दो टाइप हो जाते हैं, एक सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और एक मैनीफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के। अब एक एक करके मैं इनको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है, इनके नाम से पता लग जाएगा आपको क्या है। फर्स्ट है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हम ऐसा डेटा बना रहे हैं, इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो ज्योग्राफी को शो करता है। जैसे कि यूके, मान लिया चलो अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड केसेस यूके में इतने केस हैं, ठीक है, यूएस में इतने केस हैं, इंडिया में इतने केस है, पाकिस्तान में इतने केस हैं। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, किस बेस पर किया है? ज्योग्राफिकल बेस पर ना, जगह के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया ना ये डेटा, तो ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब आ जाते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ये किसके अकॉर्डिंग होता है? एज पर ज्योग्राफिकल एरिया। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है एज पर टाइम। वो कैसे? अगर मैं कहूं, वही कोविड का ही हम वो ले लेते हैं कि जनवरी में इंडिया में जो केसेस थे, कोविड केसेस, जनवरी में इतने, फेब में इतने, मार्च में इतने, अप्रैल में इतने। तो ये जो मैंने जो डेटा का क्लासिफिकेशन किया है, ये क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब एज पर टाइम। वो टाइम मंथ भी हो सकता है, वो टाइम डेज भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वो टाइम एक्चुअली टाइम भी हो सकता है कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। तो इस टाइप का जो भी डेटा है वो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप टाइम टेबल बनाते हो स्कूल का, कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास होगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास होगी। तो वो जो आपका टाइम टेबल है वो एक क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन देखो, उसमें सब्जेक्ट्स आप क्लासिफाई कर रहे हो, है ना, और क्रोनोलॉजिकल क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग है, तो वो जो आपका टाइम टेबल है वो भी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। क्वालिटी के हिसाब से कैसे? फिर से मैं कोविड का एग्जांपल ले रहा हूं। ये आ गया कोविड केसेस, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेल और ये आ गया फीमेल, कि मेल में इतने केसेस है और फीमेल में इतने केसेस है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, क्वालिटी के हिसाब से मैंने सेपरेट किया, उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन फर्दर दो टाइप का, एक सिंपल, एक मैनीफोल्ड। ये है सिंपल, मेल फीमेल बता रहा है। मैनीफोल्ड का मतलब है इसके अंदर अगर मैं और सब कैटेगरीज बना दूं, जैसे कि मेल के अंदर मैं बना दूं अर्बन, शहरों में रहने वाले, और रूरल, गांव में रहने वाले। फीमेल भी अर्बन, शहरों वाली, और रूरल, गांव में रहने वाली। कि अब कोविड केसेस जो मेल के अर्बन एरिया के कितने केसेस है, रूरल एरिया के मेल में, और फीमेल में अर्बन जो फीमेल यानी कि जो शहरों में फीमेल रहती है उनको कितने केस है, रूरल में कितने हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं फिर से और आगे बना सकता हूं, और अब अर्बन के अंदर बना दिया जो वर्कर हैं और जो यानी कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं और जो होम, घर से काम कर रहे हैं। इसमें भी जो ऑफिस से जो घर से, यहाँ पे भी ऑफिस और होम, यहाँ भी ऑफिस और होम, तो उनमें कितने केसेस हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये मैनीफोल्ड हो गया। इसको हम और ज्यादा कैटेगरीज में बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। जब ये वाली सिंपल कैटेगरीज थी पहली स्टेज पे, ये सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन था। उसके बाद ये मैनीफोल्ड, ठीक है। डेटा वही है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स वही है, फीचर वो एक ही चीज बता रहा है, लेकिन फिर भी वो मैनीफोल्ड है, उसके कई सारे कैटेगरीज बना दी। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि दोनों तरफ हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि इधर लिख दिया हमने एज और इधर लिख दिया कोविड
केसेस, एज जैसे कि 0 से 10 ईयर्स के बीच में केसेस 2 हैं, 10 से 20 एज के बीच में केसेस 5 पाए गए एक दिन के अंदर हैं, 20 से 30 साल की एज में 15 केसेस हैं, 30 से 40 की एज में 25 केसेस हैं। तो इस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो ये क्वांटिटेटिव है, दोनों तरफ क्वांटिटी है ना, दोनों तरफ क्वांटिटी शो कर रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। समझ में आ गया? फिर से मैं एक बार ब्रीफ करता हूँ। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन 4 टाइप का: ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफी, एरिया के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल में टाइम के अकॉर्डिंग, फिर क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी वाइज उसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें सिंपल भी हो सकता है जिसके अंदर कोई फोल्ड नहीं होता, फर्स्ट स्टेज ही होती है, मैनी फोल्ड के अंदर उसकी सब कैटेगरीज बन जाती है। तो ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में दोनों तरफ क्वांटिटीज हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये थे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी कोई भी आप क्वांटिटी ले सकते हो, क्वांटिटी और एट्रीब्यूट विच वेरीज, जो वेरी करता है फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर, जो वेरी करता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि एक स्कूल में, एक क्लास में अगर मैंने बच्चों के मार्क्स की लिस्ट बनाई है तो वो जो मार्क्स हैं वो वेरिएबल है, तो जो वेरी करता है वो वेरिएबल है। नेक्स्ट ईयर करेंगे तो फिर से वहां पे जो मार्क्स होंगे फिर से कुछ और वेरिएबल होंगे, कुछ वेरी करेंगे, जो पहले वाले से तो सेम नहीं होंगे। इसलिए जो चीज वेरी करती है, जो स्टैटिक नहीं है, वो वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है ये 2 टाइप का है। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। इसको आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? सबसे पहले इसका मीनिंग ही देख लो। अगर इसका क्वेश्चन में आपको आया था कि वेरिएबल, 2 वेरिएबल है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, उसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले डिफरेंशिएट तो सबसे पहले मीनिंग ही डाल देना। क्या मीनिंग डालोगे? सबसे पहले कि डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच टेक्स एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट फ्रैक्शनल। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आती है। जैसे कि आप एक डिस्क्रीट सीरीज बनाते हो ना, इधर मार्क्स और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कि 0 नंबर लेने वाले 10 बच्चे हैं, 1 नंबर लेने वाले 4 हैं, 2 नंबर लेने वाले 6 बच्चे हैं, 3 नंबर लेने वाले 8 बच्चे हैं, है ना। तो इस टाइप से ऐसे एक सीरीज बनाते हो तो देखो यहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि 0 नंबर लेने वाले 10 बच्चे हैं, एग्जैक्ट 10। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है कि इतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। एग्जैक्ट फिगर है, 10 है तो 10 ही है 0 नंबर लेने वाले। 1 नंबर लेने वाले अगर 4 बच्चे हैं तो 4 ही हैं, उसमें न कम हो सकते हैं ना ज्यादा। तो ऐसी जो सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज है। लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जाती है। इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। कैसे? मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, है ना, 30 to 40, इस तरह से चलता है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 6, 8, 10। तो अब 0 to 10 लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 5 कौन से हैं ये नहीं पता, और उनके मार्क्स कितने क्या एग्जैक्ट पता है? 0 से 10 के बीच में नंबर लेने वाले 5 हैं, उनके मार्क्स कितने हैं एग्जैक्ट वैल्यू पता है आपको? नहीं पता। सेकेंड डिफरेंस है इसमें चेंजेस। डिस्क्रीट में जो चेंजेस होते हैं वो कंप्लीट नंबर्स में चेंज होते हैं। चेंज इन कंप्लीट नंबर्स, यहां पर जो चेंज हो सकते हैं वो कंप्लीट नंबर में भी और फ्रैक्शन में भी, कॉन्टिन्यूस में। नेक्स्ट इसके अंदर डिफरेंस है ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेन, ये कहां से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन बाय काउंटिंग। ये आप काउंट करके ऑब्टेन कर सकते हो ये वाला डेटा जो डिस्क्रीट का, जैसे कि किसके कितने नंबर है ये आप काउंट ही करोगे ना। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो डेटा होता है ये आप ऑब्टेन करते हो, ऑब्टेन बाय मेजरमेंट।
मेजरमेंट से ऑब्टेन करते हो, जैसे कि वेट है ना, हाइट है, या एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके एग्जाम, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि हाइट, जैसे कि वेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये डिफरेंस था डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में। एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू कर देता हूं। डिस्क्रीट का मीनिंग है जहां पर जिस डेटा में एग्जैक्ट नंबर आते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिखी जाती है, वो डिस्क्रीट सीरीज में होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसमें फ्रैक्शंस तो नहीं चलेगा ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। जैसे कि अगर किसी के मार्क्स 0 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 1 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, 2 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो वो बच्चे फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए ये वाला डेटा जो होता है फ्रैक्शंस में नहीं होता। कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन में ले भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें हर टाइप का डेटा, नो की जगह हमें और लिखना चाहिए, इसमें हर टाइप का डेटा हम ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो कंप्लीट वैल्यू हो। चेंजेस, अगर अब इसके अंदर क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ली जाती, तो अगर चेंज भी होगा तो भी कंप्लीट नंबर्स में होगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो लिया नहीं, तो चेंज भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस में हम चेंज भी, क्योंकि अब जब इसके अंदर दोनों ही लिए जाते हैं, कंप्लीट नंबर भी लिए जाते हैं, फ्रैक्शन भी लिए जाते हैं, तो अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ इसमें, तो फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकता है और कंप्लीट नंबर में भी चेंज हो सकता है। थर्ड पॉइंट था इसका, डिस्क्रीट सीरीज को हम ऑब्टेन करते हैं काउंट करके। ठीक है, और इसको हम ऑब्टेन करते हैं मेजरमेंट करके। एग्जांपल, जैसे कि इसको काउंट करना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो काउंट ही होंगे, और मेजरमेंट जैसे कि अगर हमारे पास डेटा हाइट और वेट का, तो मेजरमेंट के साथ आएगा। तो इस तरह से ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस है।